फर्स्ट गो थ्रू करते हैं ईसॉस ना, क्या था, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। तो ईसॉस में बेसिकली क्या कर रहा था कि जो एम्प्लॉयज थे उनको क्या करने थे, स्टॉक खरीदने का ऑप्शन दिया जा रहा था, ठीक है। उसमें कुछ चीज़ था, पहला एक था याद है वेस्टिंग पीरियड। वेस्टिंग पीरियड मतलब क्या, कितना टाइम के में क्या कर सकता है वो कंपनी को अप्लाई कर सकता है। और उसके बाद क्या था एक वर्ड लॉक इन पीरियड। लॉक इन पीरियड में क्या होता था कि कितने टाइम तक वो शेयर्स को सेल नहीं कर सकता, दैट इज कॉल्ड एज लॉक इन पीरियड, बराबर। साथ में वो उसके अगेंस्ट याद है मॉर्गेज नहीं कर सकता, लोन भी नहीं ले सकता, ये एक तरीका था। अभी दूसरा तरीका क्या होता है तुम्हारा, देखो एम्प्लॉयज को स्टॉक देने का सेकेंड मेथड इज कॉल्ड एज ESPS। देखो एम्प्लॉय स्टॉक परचेस स्कीम, ठीक है। सो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, एम्प्लॉयज को क्या करेंगे, स्टॉक को परचेस मतलब खरीदने का देगा, क्या देंगे उसको, स्कीम ऑप्शन देंगे। फॉर एग्जाम्पल कंपनी का जो मान लो एम्प्लॉयज है, अच्छा एम्प्लॉयज का भी कैटेगरी अलग अलग होता है, तो अलग अलग कैटेगरी को अलग अलग नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट किया जाएगा कि इतना परचेस कर सकते हो। उसमें समझो कैसे होगा, अगर उनको स्टॉक परचेस का स्कीम दिया है तो स्टॉक परचेस करना है तो क्या करेंगे, जो कंपनी उसको सैलरी देगा, तो हर महीने सैलरी जाएगा, वो सैलरी से क्या करेंगे एक सर्टेन पोर्शन थोड़ा अमाउंट क्या करेंगे कट कर लेंगे, और उस कट 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 करके उसको क्या देंगे, उसके बदले में क्या देंगे उसको, स्टॉक। तो वही होता है, देखो एम्प्लॉय को स्टॉक क्या करेंगे परचेस करने का स्कीम दिया जाएगा। इसमें भी वेस्टिंग पीरियड होगा, लॉक इन पीरियड होगा, सब कुछ सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो क्या लिखा है, अंडर दिस स्कीम, ध्यान से देखो अंडर दिस स्कीम क्या लिखा है, company offers equity shares to its employee at a obviously discounted price which can they buy at a future date। future date में वो क्या कर सकता है, बाय कर सकता है, और obviously उनको जो मार्केट रेट रहेगा उससे क्या मिलेगा, कम में, ठीक है। The company deducts a certain amount from the salary of the employee towards the payment of the shares। So payment of the shares समझा, तो उसको जो शेयर्स उसको बाय करने का जो ऑप्शन दिया है, तो क्या करेगा, सैलरी जो उसको मिल रहा है मंथली उसमें से क्या करेगा, सर्टेन अमाउंट क्या कर देगा, डिडक्ट करेगा। दैट इज कॉल्ड एज एम्प्लॉय ESPS, क्या है, एम्प्लॉय स्टॉक परचेस स्कीम, समझा। सो परचेस स्कीम में सिंपल सा समझो कि सैलरी से क्या करेगा, थोड़ा अमाउंट उसको क्या करेगा, डिडक्ट करेगा, बदले में क्या मिलेगा उसको, शेयर्स। जो शेयर्स मिलेगा वो क्या मिलेगा उसको, डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलेगा, किससे, मार्केट प्राइस से, खत्म। कुछ प्रोविजंस होना चाहिए, फॉर एग्जांपल देखो कुछ क्राइटेरिया करना चाहिए। पहला, डिफरेंट नंबर ऑफ शेयर्स कैन बी ऑफर टू डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉय, समझा, क्योंकि देखो अलग अलग कैटेगरीज के लोग होंगे। अगर ESOS ध्यान से दिया रहेगा तो याद है ESOS जो टॉप मैनेजमेंट लेवल पे बैठता है उनको देता था, याद है, बॉस को हो गया, जो बड़े बड़े बॉस है, या फिर लेट्स कहें मैनेजर लेवल पे हो गया, या कंपनी के जो डायरेक्टर्स है उन लोगों को ऑफर करा था। पर इसमें क्या हो गया, ESPS में ये कोई भी खरीद सकता है, और खरीद सकता है क्या, अलग अलग लेवल पे अलग अलग पोजीशंस पे होते हैं, तो क्या करेंगे, हर एक को अलग अलग नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर किया जा सकता है। तो जिसका सैलरी बहुत ज़्यादा है, तो मान ली किसी का सैलरी 1 CR है, तो उसका लेट्स से 5 लाख का अगर सैलरी कट करके उसके जगह पे क्या दे रहा हो, स्टॉक। बट किसी का सैलरी उतना नहीं है, कम है, किसी का 10 लाख है, तो उसी प्रोपोर्शन में लेट्स से 1 लाख का उसको शेयर्स ऑफर कर रहा है, तो अलग अलग कैटेगरी के लोगों को अलग अलग क्या किया जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट किया जाएगा, ठीक है। डिपेंड्स ऑन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सैलरी के ऊपर, जिसका जितना ज़्यादा सैलरी है उसको उतना ज़्यादा ऑप्शन हो सकता है, जिसका कम सैलरी है उसको कम, और सैलरी डायरेक्टली कनेक्ट करेगा किसको, उसके पोजिशन को, ठीक है। नेक्स्ट, शेयर इशू थ्रू ESPS शुड बी इमीडिएटली क्या होना चाहिए, लिस्टेड, फटाक से क्या हो जाएगा, लिस्टेड हो जाएगा। ESPS शेयर विल हैव अ मिनिमम 1 ईयर, क्या लिखा है, लॉक इन पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ ESPS इज नॉट अ पार्ट ऑफ पब्लिक इश्यूज। पब्लिक इशू में क्या क्या होता था, IPO एंड FPO, ये दो होता था, तो ये उसका पार्ट नहीं है। ये क्या करेगा, सिर्फ उसके जो स्टॉक्स जो उसके एम्प्लॉयज है उसके लिए ऑप्शंस है, ठीक है। तो ये पब्लिक को ऑफर कर रहा है क्या, नहीं। तो इसमें लॉक इन पीरियड कितना है, 1 ईयर, याद है ESOS में लॉक इन पीरियड कितना था, 1 ईयर, ESPS में भी लॉक इन पीरियड कितना है, 1 ईयर। नेक्स्ट, कंपनी हैज टू फुलफिल द प्रोविजन ऑफ सेब, याद है, शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स, इसके जो भी प्रोविजंस है, मतलब जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको क्या करना चाहिए, फुलफिल करना चाहिए। सेम ये सेबी का प्रोविजंस कौन फुलफिल करना चाहिए,
ई सॉस में भी था अगर याद रहेगा तो देखो यहाँ पे ना कंपनी हैज टू फुलफिल सेबी का सारे प्रोविजंस, सेम इसमें भी क्या करेगा, सेबी का सारे क्या करेगा प्रोविजंस, मतलब सारे क्राइटेरिया क्या करना चाहिए, फुलफिल करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद लास्ट, कंपनी हैज टू गेट अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ टू ऑफर ESPS। सो बेसिकली क्या करेगा, जो जितने शेयर होल्डर्स है उनका क्या चाहिए मुझे, अप्रूवल। याद है ईसॉस में भी क्या होता था, बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर्स है उनका मीटिंग होगा और मीटिंग होने के बाद क्या होगा, अप्रूव। तो सेम किसके लिए अप्रूवल चाहिए रहता है, इसके लिए ESPS के लिए। तो अगर इसको समराइज करो तो समराइज करेंगे तो क्या, सोचो, हर एक कैटेगरी के एम्प्लॉयज को दिया जा सकता है, ठीक है, जो जितना कैटेगरी का अलग अलग है उसके हिसाब से नंबर ऑफ शेयर दे सकते हैं। फर्स्ट, पैसा कहाँ से आएगा, उसके सैलरी में से क्या करेंगे, डिडक्ट किया। लॉक इन पीरियड कितना रहेगा, 1 ईयर का लॉक इन पीरियड है, ठीक है, खत्म, सबको मिलेगा। कंपनीज का क्या होगा, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस फुलफिल करना चाहिए सेबी का, और उसके बाद तुम्हारा अप्रूवल किसका चाहिए, शेयर होल्डर्स का, खत्म ESPS। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, स्टॉक अप्रिशिएशन राइट स्कीम। अप्रिशिएशन मतलब क्या होता है रे, अप्रिशिएट होना मतलब बढ़ना ना। तो देखो स्टॉक्स का प्राइस बढ़ने से रिलेटेड स्कीम्स क्या होता है, इसमें देखो क्या लिखा है, अंडर दिस स्कीम द एम्प्लॉयज आर गिवन राइट टू रिसीव, क्या लिखा है, अप्रिशिएशन इन द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी एट अ फ्यूचर डेट। समझा, फ्यूचर डेट पे की कुछ नंबर ऑफ शेयर्स रहेंगे फिक्स, उस पर क्या इनको मिलेगा, अप्रिशिएशन। अप्रिशिएशन मतलब उसका क्या होगा, कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगा, कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगा तो क्या होगा, शेयर का प्राइस बढ़ेगा, तो इनको उसका अप्रिशिएशन मिलेगा। अप्रिशिएशन मतलब बोनस एक्स्ट्रा। कैसे मिलेगा देखो, द कंपनी अलॉट्स अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ स्टॉक अप्रिशिएशन राइट्स यूनिट दैट आर लिंक टू द वैल्यू ऑफ कंपनीज के शेयर्स ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट। तो जो डेट पे अलॉट किया जाएगा उस पे क्या रहेगा, उसका अप्रिशिएशन राइट्स अलॉट किया जाएगा ऑन द रिलेवेंट डेट, जो भी फ्यूचर डेट पे, रिलेवेंट मतलब कोई स्पेसिफिक डेट पे होगा, डिपेंडिंग अपॉन द अप्रिशिएशन इन द वैल्यू ऑफ शेयर्स which are linked to the SARs unit. What is SAR? Stock Appreciation Right. जो इससे लिंक रहेगा जितने सारे स्टॉक्स, द एम्प्लॉयज देख ना इज पेड द अप्रिशिएशन वैल्यू इन द कैश और थ्रू इक्विटी शेयर्स। तो क्या होगा, इस जो सार से जितने स्टॉक्स लिंक है तो क्या करेगा, उसका स्टॉक का प्राइस क्या हो गया, अप्रिशिएट। तो उसके अप्रिशिएट हुआ तो उससे जितने एम्प्लॉयज क्या है, लिंक है, उनको क्या मिलेगा, या तो कैश में पैसा मिलेगा या तो क्या मिलेगा, उसके बदले में क्या मिल जाएगा, इक्विटी शेयर्स उनको क्या करेगा, दिया जाएगा। और भी पढ़ लो देखो, सार्स क्या होता है, सार्स इज अ फॉर्म ऑफ बोनस कंपनसेशन, देखा ना, बोनस कंपनसेशन गिवन टू द एम्प्लॉयज इफ द कंपनी परफॉर्म वेल एंड इन मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स गोज अप। सो देखो इसमें खरीदा क्या मैंने, नहीं, इसमें मैंने शेयर्स नहीं खरीदा। सो क्या हुआ, ऐसा समझो कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया तो शेयर का प्राइस क्या होगा, अप्रिशिएट। कंपनी का जो शेयर प्राइस अप्रिशिएट हुआ तो सार से लिंक जितने शेयर्स है तो उसको अप्रिशिएट हुआ, तो अप्रिशिएट हुआ तो वो पैसा क्या मिलेगा, जो उसके जो सार से लिंक से जो एम्प्लॉयज है उनको क्या दिया जाएगा, अप्रिशिएशन का वैल्यू। कैसे देंगे, पैसा किसके फॉर्म में दिया जाएगा, या तो कैश या तो क्या रहेगा, इक्विटी शेयर्स। सो दिस इज नथिंग बट इट इज अ बोनस गिवन टू द एम्प्लॉयज, ठीक है ना। इनको क्या मिलेगा, बोनस का कंपनसेशन दिया जाएगा। कंपनी अच्छा कर रहा है, शेयर्स का प्राइस बढ़ा है तो तुम लोगों में बांट दिया मैंने, दैट इज कॉल्ड एज सार्स। और भी समझो इसमें क्या लिखा है, द कंपनी डज नॉट हैव टू पे फॉर बाइंग एनी शेयर, दिख रहा है, कोई पैसा देने की जरूरत है क्या, नहीं, कोई पैसा नहीं दे रहा है। कंपनी का स्टॉक का अप्रिशिएशन हुआ, प्राइस का वैल्यू बढ़ा, उसी से उसको क्या दिया, उनको बोनस और कैश के फॉर्म में। कंपनी हैज टू गिव एम्प्लॉयज अ वेस्टिंग पीरियड ऑफ मिनिमम 1 ईयर टू एक्सरसाइज हिज ऑप्शंस। समझा, वेस्टिंग पीरियड समझा, वेस्टिंग पीरियड क्या होता था, व्हाट इज इन बाय वेस्टिंग पीरियड, कि उसको अगर कंपनी ने क्या किया, बाय करने का ऑप्शन दिया तो क्या कितना टाइम के लिए उसके पास ऑप्शन है कि इसके लिए मैं अप्लाई करूं, 1 ईयर, 1 ईयर तक के लिए उसके पास टाइम है कि उसमें
मैं बोलूँ मैं इसमें आना है कि नहीं सार्स के लिए, राइट? There is no lock-in period for SARS. To issue SARS, company has to get approval of shareholder through specific resolution. देखा, हर एक में किसका अप्रूवल लगता है? शेयर होल्डर का. ऑब्वियसली कोई भी चीज़ में शेयर्स इशू करा तो जो शेयर होल्डर्स है उसका क्या लगेगा? अप्रूवल. उसमें किसका और लगा था? सेबी का रेगुलेशंस, स्टॉक, ठीक है का. इसमें समझो लॉक इन पीरियड नहीं होता, पर इसमें क्या होता है? वेस्टिंग पीरियड. इसके पहले में क्या था? उसमें कितना था? लॉक इन पीरियड कितना था? 1 ईयर. बट क्या नहीं था? वेस्टिंग पीरियड नहीं ना, क्योंकि उसमें स्टॉक का क्या रहता है? एप्रिशिएट ना. स्टॉक का एप्रिशिएट हुआ तो क्या दूंगा तुम्हें? मिलेगा बोनस, ठीक है. और यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा, नेक्स्ट आता है, देखो एक बार गो थ्रू कर लो. इसमें से बेसिकली देखो स्टॉक एप्रिसिएशन राइट स्कीम में अगर इसको समराइज करें तो क्या आया? स्टॉक का क्या होगा? वैल्यूज अगर अप्रिशिएट हुआ तो अप्रिशिएट हुआ तो बेसिकली अप्रिशिएट कब होएगा? जब कंपनी क्या करेगा? अच्छा परफॉर्म करेगा. कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया तो इससे रिलेटेड जितने लिंक इक्विटी शेयर्स है उसका वैल्यू बढ़ेगा. तो क्या करेंगे? एम्प्लॉयज को क्या देंगे? उसको बोनस. वो बोनस किसके फॉर्म में दिया जाएगा? या तो कैश या तो इक्विटी शेयर्स के फॉर्म में. और क्या था? वेस्टिंग पीरियड था. वेस्टिंग पीरियड था इसमें, हाँ कितना था? 1 ईयर. लॉक इन पीरियड है? नहीं. लास्ट क्या आएगा? स्वेट इक्विटी शेयर्स. देखो 4 मेथड्स था. 4 मेथड्स में देखो पहले 3 बात किया. पहले क्या था? ई सॉस, फिर ESPS, फिर सार्स, और लास्ट क्या आएगा? स्वेट इक्विटी शेयर. स्वेट इक्विटी मतलब स्वेट मतलब मेहनत का ना, मेहनत. स्वेट इक्विटी मतलब मेहनत का उसका पैसा. अभी मेहनत का पैसा मतलब क्या? सिंपल, कंपनी है, कंपनी के जो एम्प्लॉयज है, एम्प्लॉयज ने अच्छा काम किया तो कंपनी क्या होगा? कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा. कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा मतलब उसका शेयर का प्राइस बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा. तो क्योंकि तुम लोगों का स्वेट इक्विटी है, स्वेट इक्विटी समझते ना, मेहनत क्योंकि सब लोगों ने किया है तो उनको मैं पैसा दूंगा, बोनस दूंगा. दैट इज स्वेट इक्विटी, सिंपल. फॉर एग्जाम्पल ये देखो यहाँ पे क्या है? दीज आर शेयर्स इशू बाय अ कंपनी टू इट्स डायरेक्टर और एम्प्लॉयज एट अ डिस्काउंट फॉर इट्स कंसिडरेशन अदर देन कैश. ठीक है, तो इनको हम लोग क्या करेंगे? शेयर्स इशू करेंगे. किसको? डायरेक्टर्स को कर सकते हैं या फिर एम्प्लॉयज को. ऑब्वियसली एट अ डिस्काउंट फॉर अ कंसिडरेशन अदर देन, क्या बोला है? कैश. अदर देन कैश हम लोग क्या करेंगे? उनको शेयर्स इशू करेंगे कंपनी के प्राइस से कम पे. It is issued in the recognition of their, देखा है, valuable contribution to the company which has resulted in the increased profit. समझा? ये हम लोग मतलब जो कंपनी से जो एम्प्लॉयज है या डायरेक्टर है उनको हम लोग क्या दे रहे हैं? इक्विटी शेयर्स दे रहा हूँ. क्यों? सिर्फ इस कंट्रीब्यूशन में कि तुम्हारा कंपनी में क्या था? कंट्रीब्यूशन था. वो कंट्रीब्यूशन की वजह से क्या हुआ? कंपनी का क्या हुआ? प्रॉफिट बढ़ा है. समझे ना? क्योंकि तुम्हारा स्वेट इक्विटी कौन समझा है? मेहनत का. क्योंकि तुम लोग ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया तो उसके रिजल्ट में क्या किया? कंपनी ने क्या दिया उनको? इक्विटी शेयर्स. देखो स्वेट इक्विटी शेयर्स रैंक पारी पासु विथ अदर इक्विटी शेयर्स. व्हाट इज मीन बाय पारी पासु? देखो पारी पासु मतलब होता है इक्वल फुटिंग, दैट इज विल बी ट्रीटेड एज एट पार विथ अदर इक्विटी शेयर. याद है व्हाट इज मीन बाय एट पार? एट पार मतलब जो मार्केट का वैल्यू है वही इनका भी क्या रहेगा? सेम. सेम ट्रीटमेंट इनको भी किया जाएगा. जो मार्केट के लोग हैं नॉर्मल उनके हिसाब से. देख रहे हैं यहाँ पे इक्वल फुटिंग, इनका भी दूसरे लोगों के सेम लेवल पे कंसीडर किया जाएगा. देखो यहाँ पे क्या लिखा है अभी? इक्विटी शेयर्स रैंक पारी पासु विद अदर इक्विटी शेयर. दिस शेयर्स हैव अ लॉक इन पीरियड फॉर 3 years. समझा? मेहनत का दिया हो, स्वेट इक्विटी दिया है, पैसा लगाया क्या इसमें? नहीं. मेहनत किया जिसने अच्छा, उसको परफॉर्मेंस, अच्छा परफॉर्मेंस के लिए एज अ रिकग्निशन मैंने तुझे दे दिया. इसका लॉक इन पीरियड कितना है? 3 साल है. ठीक है, पहले किसका लॉक इन? ईसॉस का लॉक इन पीरियड कितना था? 1 year. और उसके बाद ESPS का
और उसके बाद सार्स का वेस्टिंग पीरियड था, लॉक इन पीरियड था क्या? इसका लॉक इन पीरियड कितना है? 3 years. That is, they cannot be transferred during its period. Company has to get the approval of shareholder through special resolution to issue sweat equity shares. हर एक में बाय डिफॉल्ट क्या लगेगा? जो इसके शेयर होल्डर्स है उनका क्या लगेगा? अप्रूवल. ठीक है, कि अप्रूव करो कि ये हमें स्वेट इक्विटी शेयर्स देना है. सो देखो यहां पे अगर हम लोग ने बात किया तो देखो 4 था. वापस आते यहीं पे क्वेश्चन चालू हुआ था, दिख रहा है? मेथड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स ना. मेथड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स में पहला क्या था? पब्लिक ऑफर. पब्लिक ऑफर में क्या था? 2. पहला क्या था? आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर. फिर क्या था? एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफर. ये नॉर्मल सारे पब्लिक को जो ऑफर किया जा सकता है, तुम लोग भी खरीद सकते हो, मैं भी खरीद सकता हूँ, सिंपल. फिर था एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स. उनको क्या क्या देता था? राइट्स इशू करते थे और बोनस. राइट्स इशू में समझता है ना, एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर्स थे उनको और शेयर देता था, क्या था? डिस्काउंट पे, मार्केट प्राइस से, और उनको पहले प्रायोरिटी देता था, बराबर. बोनस में क्या करता था? ऑलरेडी जितने शेयर्स थे एक प्रपोर्शन में क्या करते थे? उनको एक्स्ट्रा शेयर्स देता था. पैसा लगता था क्या कुछ उनको? नहीं, फ्री में. राइट्स इशू में पैसा लगेगा, हाँ. फिर हम लोगों ने क्या बात किया? एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज. एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज में क्या क्या आया? 4. पहला क्या था? ईसॉस. फिर ईएसपीएस. ईसॉस का फुल फॉर्म क्या था? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम. और ईएसपीएस का एम्प्लॉयज स्टॉक परचेस स्कीम. नाम ही ना, स्टॉक परचेस स्कीम. तो उनको परचेस का स्कीम देंगे, तो तुम परचेस करो, तो परचेस करोगे मतलब पैसा लगेगा. पैसा लगेगा कहाँ से लेंगे? तुम्हारे सैलरी से कट करेंगे. ठीक है, अगर ये करेंगे तो इसमें क्या था? लॉक इन पीरियड, वेस्टिंग पीरियड. लॉक इन पीरियड 1 year. फिर क्या था? सार्स, SARS. क्या था? स्टॉक अप्रिशिएशन राइट स्कीम. अप्रिशिएशन मतलब स्टॉक का प्राइस क्या होगा? अप्रिशिएट होगा. अप्रिशिएट होगा तो हम लोग क्या करेंगे? जो इससे रिलेटेड लिंक है उन लोगों को क्या देंगे? एक्स्ट्रा कैश या फिर इक्विटी शेयर्स इन द फॉर्म ऑफ एज अ बोनस. तुम्हें दिया जा रहा है. फिर क्या बात क्या? स्वेट इक्विटी शेयर्स. स्वेट इक्विटी शेयर्स में क्या होता है? स्वेट मतलब मेहनत का, इक्विटी शेयर्स पैसा. सो बेसिकली क्या हुआ? जो कंपनी के डायरेक्टर या अदर एम्प्लॉय जिन्होंने क्या किया है? काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है ना. अच्छा परफॉर्म किया तो क्या करेंगे? उनको हम लोग क्या करेंगे? एज अ एप्रिशिएशन. क्योंकि कंपनी का शेयर्स, कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया तो शेयर्स का या फिर उसका प्रॉफिट बढ़ा तो क्या करेंगे? एज अ, क्योंकि तुम लोग का मेहनत का है इसलिए हम लोग क्या देंगे तुझे? एक्स्ट्रा इक्विटी शेयर्स फ्री में दिया जाएगा. पैसा लगेगा क्या? अच्छा, इसमें पैसा नहीं लगेगा. उसके बाद इसमें क्या था? लॉक इन पीरियड. लॉक इन पीरियड कितना था? 3 years. गो थ्रू करो. देखो लास्ट ऑप्शन जो आता है शेयर्स को इशू करने का, ध्यान से देखो. हम लोग ने जो बात किया अभी तक, इसमें क्या क्या था? यहाँ पे देखो, ये 3 हो गया. पब्लिक ऑफर, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज. लास्ट क्या होता है? प्राइवेट प्लेसमेंट. ठीक है, प्राइवेट प्लेसमेंट्स में भी 2 आता है. क्या आता है? एक राइट्स इशू करेंगे, दूसरा क्या है? प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट्स. अच्छा, यहाँ पे जब मैंने वर्ड बोला प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब समझ रहा है? जैसे कंपनी का कैसा होता है? प्लेसमेंट होता है ना प्राइवेट. तो इसमें क्या होगा कि जो ये है ये सारे लोगों को ऑफर नहीं करेंगे, पब्लिक को. ये कुछ प्राइवेट लोगों के लिए ही क्या किया जाएगा? ऑफर किया जाएगा. दैट इज नथिंग बट द प्राइवेट प्लेसमेंट. इसको डिटेल में समझते हैं कि प्राइवेट प्लेसमेंट में होगा क्या. देखो अभी क्या होगा? अगर प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब समझो, मैं पब्लिक को ना शेयर्स ऑफर ही नहीं करना चाहता. मैं क्या करूँ? अच्छा, इसके लिए ना एक क्राइटेरिया होता है कि मैं प्राइवेट प्लेसमेंट्स कर रहा हूँ तो जो मैं शेयर्स, इक्विटी शेयर्स जो ऑफर कर रहा हूँ वो मोर देन 200 पीपल्स नहीं होना चाहिए. ठीक है, ये क्राइटेरिया. 200 से ज़्यादा लोगों को शेयर्स ऑफर नहीं कर सकता. लेट्स कंसीडर इट इज लेस देन 200 पीपल्स. तो एज अ कंपनी सोचो, तो कंपनी क्या करेगा? कंपनी के जो मेन है, ओनर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, वो क्या करेगा? जो उसके पहचान वाले प्राइवेट लोग. अभी प्राइवेट में कौन आ सकता है? जैसे म्यूचुअल फंड्स वाले. म्यूचुअल फंड्स भी एक क्या है? जो रन करता है कंपनी. या फिर लेट्स कंसीडर तुम्हारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, याद है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस, जैसे LIC एग्जाम्पल हमने लोग बात किया था. ये क्या करेंगे? इनको अप्रोच करेंगे.
या फिर उनके जो प्राइवेट में जो भी उनके कॉन्टैक्ट्स में रहेंगे उनको डायरेक्ट अप्रोच करेगा, उनसे डायरेक्ट बात करेगा कि मेरे कंपनी के शेयर्स मुझे सेल करना है। ऐसा भी तो किया जा सकता है। सो दैट इज कॉल्ड एज प्राइवेट प्लेसमेंट्स। प्राइवेट प्लेसमेंट्स में भी देखो दो आता है, एक आता है राइट्स इशू, दूसरा क्या आता है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट्स। अच्छा, राइट्स इशू करना जो हम लोग ने ऑलरेडी याद है एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स वाले को दो इशू कर देते हैं, राइट्स इशू एंड बोनस। वहां का राइट्स इशू करना सेम डिट्टो कॉपी, मतलब क्या करेंगे एक प्रपोर्शंस में देते थे, क्या करेंगे मार्केट प्राइसेस को क्या करेंगे कम में देंगे, वही होता है राइट्स इशू। नेक्स्ट क्या आएगा प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, वो भी समझा दो पहले, यहाँ पे जो मैंने बताया यहाँ पे पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखो ये भी बात कर लेते हैं। अच्छा, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट्स को भी अगर मैं बताता, देखो प्रेफरेंशियल मतलब इनको क्या देंगे प्रेफरेंस, ठीक है, इनको प्रेफरेंस देके इनको शेयर्स को क्या किया जाएगा अलॉट किया जाएगा। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट्स में वही होता है, ठीक है। इसमें कुछ लोगों के जो ग्रुप ऑफ पीपल्स है उनको प्रेफरेंस देंगे, अलॉट करके शेयर्स दे देंगे। और बता दो, समझो पहले क्या लिखा है यहाँ पे। प्राइवेट प्लेसमेंट्स में क्या आएगा, When a company offer its securities, अच्छा सिक्योरिटीज मतलब समझते हैं ना, सिक्योरिटीज में तुम्हारा क्या क्या तुम्हारा शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, इसको क्या वर्ड बोला गया सिक्योरिटीज। टू अ सेलेक्ट ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन नॉट एक्सीडिंग 200 इट इज कॉल्ड एज प्राइवेट प्लेसमेंट्स। इन अदर वर्ड्स कंपनी ऑफर इट सिक्योरिटी ओनली टू द आइडेंटिफाइड पर्सन, समझा, जो जिनको आइडेंटिफाई करते हैं, जो उनको पहचानते हैं, एंड नॉट टू द जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक के लिए वो शेयर्स नहीं ऑफर किया जाता है। नेक्स्ट, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सिलेक्ट्स, देखो आइडेंटिफाई द पर्सन टू बी इंक्लूडेड इन द सेलेक्टेड ग्रुप, दे कैन बी म्यूचुअल फंड्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, कोई भी हो सकता है, जिनको क्या करते हैं ऑलरेडी आइडेंटिफाई करते हैं, जिनको पहचानते हैं, जानते हैं कि कौन शेयर्स खरीद सकता है, किनको देने का है, सिंपल। कंपनी हैज टू इशू प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन, समझा, उनको भी क्या देंगे ऑफर लेटर्स देंगे एप्लीकेशंस के साथ। शेयर्स कैन बी फुल्ली और पार्शियली पेड अप, फुल्ली पेड अप मतलब समझा, मैंने तुझे शेयर्स दिया तो जितना शेयर्स का वैल्यू दिया उतना पूरा क्या देगा पैसा, और पार्शियली पेड अप मतलब मैंने शेयर्स का वैल्यू इतना दिया पर तूने पूरा पैसा भी दिया क्या, नहीं, कुछ अमाउंट अभी दिया और कुछ अमाउंट फ्यूचर में देगा, दैट इज कॉल्ड एज पार्शियली पेड अप, ठीक है। और ये कैसे रहेगा, जो पेड करेगा बाय यूजिंग चेक, डिमांड ड्राफ्ट एंड नॉट बाय द कैश, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट्स जो आएगा वो आएगा कैश। और इसमें जो दिया जाता है इसमें क्या रहेगा तुम्हारा प्राइवेट प्लेसमेंट्स में तुम्हारा किस में मिलेगा, यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट में दे दो या तो चेक में दे दो। डिमांड ड्राफ्ट समझते हैं, डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है, चेक तो समझते हैं ना, चेक लिख के दो। चेक में क्या प्रॉब्लम होता है मन में, चेक हो सकता है कि जाके बाउंस हो जाए, बाउंस होते समझता है कि मान लो कंपनी ने क्या दिया एक XYZ कंपनी को, ठीक है, यहाँ पे नाम था उसका नाम से, यहाँ पे XYZ जो भी कंपनी है उसके नाम से दे दिया है, ठीक है, मान लिया 5 करोड़ का दिया है। अगर ये चेक है तो अगर उसके बैंक में पैसा नहीं रहेगा और मैंने चेक डिपॉजिट किया तो चेक क्या हो जाएगा बाउंस, ठीक है, चेक बाउंस होगा मतलब पैसा नहीं मिलेगा और जो भी चार्जेस होगा कटेगा। डिमांड ड्राफ्ट में क्या होता है समझो, ठीक है, डीडी बोलते हैं इसको शॉर्टकट में। ये तुम्हारे कॉलेज में भी डीडी, कुछ कॉलेज डीडी का डिमांड करता है। डिमांड ड्राफ्ट होता है क्या समझो, मेरे अकाउंट में पहला होना चाहिए पैसा, ठीक है, मेरे अकाउंट में अगर पैसा है तो मैं बैंक में जाऊंगा, मेरे बैंक में, ठीक है, वहां पे सेम वो जो पर्टिकुलर कंपनी है XYZ कंपनी, उसके नाम से मैं बोलूंगा लेट्स कंसीडर 5 CR का डिमांड ड्राफ्ट डीडी बना के दो। तो क्या होगा, क्या करेगा, वो जो बैंक के पास गया वो 5 करोड़ जो मेरे अकाउंट में पैसा है उसको लॉक कर देगा और उसके अगेंस्ट मुझे डीडी बना के देगा इसके नाम से। तो पैसा उतना मेरे अकाउंट में पहले होना चाहिए, वो पैसा क्या हो गया लॉक। फिर ये जब मैं सामने वाले कंपनी को दूंगा वो क्या होगा बाउंस होएगा, क्या बाउंस नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड एज डीडी। डिमांड ड्राफ्ट में यही होता है कि हम जाके पहले डीडी बनाते हैं, मतलब हमारा ही बैंक क्या करेगा उतना पर्टिकुलर अमाउंट क्या कर देगा लॉक कर देगा। वो जब सामने वाले को जाएगा
तो उसमें क्या होगा, वो डायरेक्ट वहाँ से डिडक्ट हो जाएगा, वो पैसा मैं नहीं निकाल सकता, समझा। तो इसमें बाउंस नहीं होगा, उसमें बाउंस होने का चांसेस रहता है। इसलिए तुम्हारे कई कॉलेजेस में जहाँ पे फीस ऐसे पे करने के लिए रहता था तो डिमांड करते थे डीडी का, चेक का नहीं, क्योंकि पता है अगर लेट्स कंसिडर डिपॉजिट किया तो क्या होगा, चेक बाउंस होएगा, बाउंस होएगा तो उसके चार्जेस बैठेंगे, ठीक है, फिर वापस से मगजमारी। इससे बेटर क्या है, क्या ले लो, डीडी ले लो। अब तो डायरेक्ट एनईएफटी आ गया, बराबर, समझा डीडी। अब देखो, अब यहाँ पे क्या आएगा, राइट टू रिनाउंसिएशन इज नॉट गिवन टू द एप्लीकेशन अंडर प्राइवेट प्लेसमेंट्स। मतलब रिनाउंसिएशन मतलब वो उसको बैकअप नहीं कर सकता या फिर क्विट नहीं कर सकता, ऐसा नहीं, कैंसिल नहीं कर सकता इन शॉर्ट, ठीक है। प्राइवेट प्लेसमेंट में एक बार हाँ बोला तो हाँ तुझे लेना ही है, कैंसिल नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्या लिखा देखो, और कंपनी हैज टू गेट द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर थ्रू स्पेसिफिक रेजोल्यूशन, समझा। वापस प्राइवेट प्लेसमेंट्स कर रहा हूँ, किन किन को देगा तो क्या करेंगे, शेयर होल्डर्स का क्या लेंगे, पहले अप्रूवल, हर जगह पे शेयर होल्डर का अप्रूवल लगता ही है। उसके बाद कंपनी कैन मेक प्राइवेट प्लेसमेंट इन 2 वेज, पहला क्या आता है राइट्स इशू, दूसरा क्या है प्रेफरेंशियल इशू। राइट्स इशू देखो यहाँ पे भी वही लिखा है कि जो हम लोग ने पेज नंबर 44 पे पढ़ा था, डिट्टो सेम राइट्स इशू। दूसरा क्या आएगा तुम्हारा प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट्स। नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज मीन बाय प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। प्रेफरेंशियल मतलब उनको देंगे क्या हम लोग, प्रेफरेंस, ठीक है। देखो व्हेन अ कंपनी इशू स्पेसिफिक सिक्योरिटी दैट इज, अच्छा, इक्विटी शेयर्स और सिक्योरिटी दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स इन द फ्यूचर टू अ सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन ऑन अ प्रेफरेंशियल बेसिस, हम लोग उनको क्या देंगे, प्रेफरेंस। प्रेफरेंशियल बेसिस पे दिया जाएगा तो उनको क्या बोलेंगे, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट्स। कोई भी अगर मैंने सिक्योरिटीज ऑफर किया, समझा, इक्विटी शेयर्स हो गया, बॉन्ड्स किया या फिर डिबेंचर्स किया, ये फ्यूचर में किस में कन्वर्ट हो सकता है, इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होगा। और उनको किस में दिया मैंने, प्रेफरेंस पे दिया, मतलब उनको प्रायोरिटी देके मैंने अगर ये करवाया तो उसी को बोला जाता है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, समझा। कुछ भी दिया किस में कन्वर्ट होगा, इक्विटी शेयर्स में फ्यूचर में जाके कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे और समझो, अंडर दिस स्कीम द कंपनी ऑफर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट टू द प्रमोटर्स एग्जिस्टिंग, क्या होता है, शेयर होल्डर्स को दे सकता हूं मैं, या कंपनी के क्या कहता है प्रमोटर्स, कंपनी के प्रमोटर्स समझते हैं, बेसिकली जो प्रमोटर्स कौन होते हैं, जो कंपनी स्टार्ट किया है, जो कंपनी के ओनर्स है, ठीक है, या फिर कंपनी के एम्प्लॉयज, या फिर कंपनी का या फिर किसी को क्या दे सकता हूँ, वेंचर कैपिटलिस्ट, नाम सुना है कभी, वेंचर कैपिटलिस्ट। व्हाट इज वेंचर कैपिटल, किसी को आइडिया व्हाट इज वेंचर कैपिटल? वेंचर कैपिटल मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, शार्क टैंक देखे ना, हाँ, शार्क टैंक में जो वहां पे बैठे रहते हैं वो क्या करते हैं, कोई नया कंपनी आ रहा देखता है, वो अपना कंपनी का क्या करेगा, पिच करेगा, डिटेल बताएगा। तो वहां पे जो बैठा है ना, कौन कौन है, किसी का नाम, चलो अनुपम मित्तल, तो ना अनुपम ना मित्तल, ये जो अनुपम मित्तल है उसको क्या किया, उसने क्या किया, सामने वाला कंपनी पिच करता है, मतलब कंपनी अपने बारे में बताता है, तो ये क्या करेगा, याद है, ये बोलता है कि चलो ठीक है मुझे तुम्हारा 2% इक्विटी शेयर्स, ऐसा बोलता है, देखो 2% इक्विटी शेयर एट वैल्यूज ₹10 CR, समझा। तो क्या करेगा ये, ऐसा बोलेगा ना कि तुम्हारा 2% इक्विटी शेयर्स दे दो मुझे, कंपनी का वैल्यूएशन, कंपनी की वैल्यू इतना है, कितना परसेंट इक्विटी शेयर्स, 2% तुम्हारा हिस्सेदारी दे दो, उसका वैल्यू कितना दे रहा हो, 10 करोड़। तो वेंचर उसी को बोला जाता है वेंचर कैपिटल। तो वेंचर कैपिटल में क्या होता है कि ऐसे जो बिजनेस फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा तो क्या होता है, प्राइवेट लोग क्या करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं उस कंपनी को ग्रो कराने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज वेंचर कैपिटल, ठीक है। वेंचर कैपिटल के लिए बहुत सारे जितने अभी स्टार्टअप्स आ रहे हैं ना, स्टार्टअप सारे क्या होता है, वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, मतलब उनको क्या होता है, प्राइवेटली दिया जाता है पैसा, शेयर्स लेंगे, फ्यूचर में क्या होगा, ग्रो करेगा, मैं मुझे क्या करूँगा, एग्जिट, दैट इज कॉल्ड एज वेंचर कैपिटल, वेरी इंपॉर्टेंट। द शेयर्स ऑफर आर फुल्ली पेड अप, समझा, फुल्ली पेड अप मतलब दिया, अब मैंने बोला ना 10 करोड़, तो क्या होगा
10 करोड़ का 10 करोड़ दे देगा, ऐसा नहीं कि 2 करोड़ अभी देता हो 8 करोड़ बाद में, या कुछ भी, पूरा का पूरा क्या रहता है, पेड किया जाता है तभी का तभी। एप्लीकेशन हैव टू पे द कंसिडरेशन इन कैश, ठीक है, इन कैश में पूरा दिया जाता है। शेयर इशू अंडर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हैव नो वोटिंग राइट्स, समझा, प्रेफरेंशियल्स में इनको वोटिंग राइट्स नहीं रहेगा। अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर इन द फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक रेजोल्यूशन इज नीडेड टू मेक प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट्स, मतलब समझा ना, वापस शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना ही पड़ेगा। कंपनीज यूजुअली गो फॉर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट एज इट इज ओनली not only less time consuming but also involve less paperwork and formalities, समझा। तो दोनों प्राइवेट प्लेसमेंट्स में बेसिकली क्या करना चाहता है, ये राइट्स इशू करने से बेटर है क्या करूँ मैं, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट्स में जाओ, क्योंकि इससे क्या है, सिंपल सा मगजमारी कम है, ठीक है, ज़्यादा मगजमारी नहीं, फटाफट हो जाता है, मिल जाता है, कैश भी मिल गया, पूरा फुल्ली पेड अप है, ठीक है, प्रमोटर्स को या फिर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को या नहीं तो वेंचर कैपिटलिस्ट को पकड़ लो, ये पूरा पे कर देते हैं। यहाँ पे देखो वेंचर कैपिटलिस्ट डिफाइन कर दिया, देखो आर इंस्टीट्यूशंस हु प्रोवाइड कैपिटल टू द कंपनी विच हैज़ हाई ग्रोथ पोटेंशियल इन द फ्यूचर्स, दे यूजुअली बाय द कंपनीज इक्विटी शेयर्स, समझा। तो जो अभी शार्क टैंक यहाँ पे चलता है वो एग्जैक्टली इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, ऐसे मेजॉरिटी अभी भी चलता है, सारे कंपनीज का यही होता है। ये देखो डिफरेंस दिया है प्राइवेट प्लेसमेंट और किसमें दिया है, प्रेफरेंशियल्स। देखो सिक्योरिटीज आर ऑफर्ड टू अ सिलेक्टेड ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल नॉट एक्सीडिंग 200, दैट इज कॉल्ड एज प्राइवेट प्लेसमेंट। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट्स में क्या दिया जाएगा, सेलेक्टेड लोगों को सिक्योरिटीज ऑफर किया, सिक्योरिटीज लिखा है मतलब बॉन्ड्स हो गया, डिबेंचर्स हो गया, इक्विटी शेयर्स हो गया, जो फ्यूचर में जाके किस में कन्वर्ट होएगा, किसी में भी हो, बॉन्ड्स भी हो या डिबेंचर्स हो, किस में कन्वर्ट कर दूंगा उसको, इक्विटी शेयर्स में। देखो कन्वर्टेड इनटू द इक्विटी शेयर्स, ठीक है, उनको प्रेफरेंशियल बेसिस पे अलॉट किया जाता है। नेक्स्ट शेयर आर ऑफर्ड कैन बी फुल्ली पेड अप और पार्शियली, फुल्ली समझा, पूरा का पूरा नहीं तो हाफ भी, इसमें क्या होता है, सिर्फ फुल्ली पेड अप होता है। नेक्स्ट प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर इज इशू व्हेन शेयर्स आर ऑफर्ड, तभी इनको क्या करेंगे हम लोग, ऑफर लेटर देंगे। यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, याद है, लेस पेपर वर्क, लेस टाइम कंज्यूमिंग, ये इनका डिफरेंस है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या लिखा है देखो, बाय बैक ऑफ शेयर्स और सिक्योरिटीज, किसी को कॉन्सेप्ट याद है क्या, बाय बैक, व्हाट इज मीन बाय बाय बैक, शेयर्स को क्या करना, बाय बैक करना, वेरी इंपॉर्टेंट है। मतलब देखो ये करता कब है कंपनी, जरा समझो, ठीक है, मैं इसका एग्जांपल ही बताता हूँ रियल में किसका बाय बैक किया था कंपनी ने, शेयर सब करता है। बाय बैक ऑफ शेयर्स मतलब क्या, बाय बैक ऑफ शेयर्स मतलब कंपनी क्या करेगा, अपने शेयर्स को वापस से खरीद लेगा। ये कैसे होगा, कंपनी समझो लिस्टेड कंपनी है, इसका एग्जाम्पल है तुम्हारा, इसमें जो लिया था उसने ये था टाटा का था, ठीक है, जितना मुझे याद आ रहा है टाटा मोटर्स का था, या फिर टाटा का ही था एक, कोई तो कंपनी का बायबैक ऑफ शेयर्स किया था उसने। हुआ क्या मालूम है, कंपनीज ने क्या किया, कंपनी के शेयर होल्डर्स है, अब कंपनी क्या करेगा, अपने शेयर होल्डर्स को बोलेगा मुझे तुम लोगों से शेयर्स क्या करना है, वापस खरीदना है। दिमाग चला, मान ले तब मैं एग्जैक्टली टाटा मोटर्स का एग्जांपल दे रहा हूं, तभी इसका शेयर का प्राइस था, ठीक है, दैट इज मार्केट प्राइस वैल्यू था 4000 रुपए। कंपनी क्या करेगा, अपने शेयर्स को वापस खरीदेगा। तो दिमाग ये चला, तुम लोग शेयर होल्डर्स हो, मैं कंपनी हूं, मैं तुम लोगों से शेयर्स वापस खरीदना चाहता हूं, तो तुम मुझे क्या दोगे, 4000 पे शेयर्स मैं तुम मुझे दोगे, या 4000 से कम दोगे, या 4000 ज़्यादा पे दोगे, ज़्यादा। अगर मैं तुम्हें ज़्यादा पैसा ऑफर करूंगा तभी, तो कंपनी ने क्या किया, 4000 पे जगह पे दिया उसको फ्यूचर प्राइस 4500 रुपये पे, कंपनी ने बोला मैं तुमसे शेयर्स बाय बैक करूंगा, ठीक है। अब बाय बैक करूंगा तो वापस तुमको ऑफर लेटर जाएगा, तुमको मेल जाएगा, तुमको अगर बाय बैक अगर तुमको देना है मुझे
तो तुम मुझे क्या करोगे, रिटर्न दोगे, रिटर्न दे दो, ठीक है। तुम मुझे ऑफर लेटर आएगा, अप्रूव करो कि हाँ, फिर मैं तुमसे क्या करूँगा, शेयर्स ले लूँगा, तुम्हें क्या करूँगा, पैसा तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर। सोचो कंपनी ने ऐसा क्यों किया, क्यों 4,000 शेयर्स था, 4,000 रुपये मार्केट का प्राइस है, खुद के शेयर्स वापस खरीदा। इससे क्या बताना चाहता है, एक ऐसा हो सकता है कि कंपनी के पास पड़ा हुआ है कैश, और वो भी कैश, एक्स्ट्रा कैश। मतलब मान ले, बताता हूं, कंपनी ने कमाया था 1 लाख सीआर, 1 लाख करोड़ रुपए का क्या किया उसने, प्रॉफिट कमाया। कंपनी ने सारा प्लान्स होगा, फ्यूचर प्लान्स, इन्वेस्टमेंट, सब कुछ मिला के मान ले 90 करोड़, ठीक है, 90,000 करोड़ खत्म किया। फिर भी कंपनी के पास कितना पैसा बचा है, 10,000 करोड़, ठीक है। ज़्यादा हो गया क्या, ठीक है, कंपनी ऐसे ही खेलते हैं। 10,000 करोड़ रुपए बचा है, कंपनी करे तो करे क्या, तो क्या करेगा, कंपनी के पास पड़ा है एक्स्ट्रा पैसा, इसी को वर्ड बोला फ्री रिजर्व्स, एक्स्ट्रा कैश पड़ा है। तो कंपनी करता है, एक काम करता है, मेरे शेयर होल्डर्स हो ना, तुम लोगों को क्या कर दूंगा मैं, पैसा देता हूँ, तुम मेरे शेयर्स वापस कर दो। इससे ये चीज़ रिप्रेजेंट करना चाहता है कि कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनको खुद के कंपनी पे ज़्यादा भरोसा है, उनको पता है कि मैं भले तुझे 4,500 रुपये आज दे रहा हूँ, मुझे पता है ये फ्यूचर में मैं 4,500 के 1,000 8,000 10,000 शेयर का प्राइस भगाऊंगा, क्योंकि मुझे मेरा कंपनी का ग्रोथ पता है। बराबर, सोचना, 4,000 जो वैल्यू 4,500 दे के मैं तुमसे ले रहा हूँ, मतलब कहीं ना कहीं तो क्या होगा, मुझे मेरे कंपनी पे कॉन्फिडेंस है। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि कंपनी को खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस है, बताएगा। पहला आएगा कॉन्फिडेंस, और दूसरा ऑब्वियसली एक्स्ट्रा पैसा था, ये एक्स्ट्रा पैसा को कहाँ से पैसा आएगा, एक आएगा फ्री रिजर्व्स, ठीक है, देखो फ्री रिजर्व से आएगा, दूसरा आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, याद है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, शेयर्स को क्या किया था, कंपनी को ने शेयर्स खरीद दिया था, तो उसका कौन सा प्राइस था, बुक ये कौन सा वैल्यू, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू से जो अपर जितना अमाउंट पे बेचेगा उसको क्या बोला, प्रीमियम अमाउंट। वो प्रीमियम अमाउंट याद है अलग से अकाउंट में रहता था, उसको बोला सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। वही पैसा या फिर प्रोसीड ऑफ इशू ऑफ एनी अदर शेयर्स, यहाँ इसके पास पैसा रहेगा तो वहाँ से क्या करेगा, शेयर्स बाय बैक। क्वेश्चन ये आता था, अब ये सिलेबस में नहीं है, क्वेश्चन ये भी आया था कि 10,000 करोड़ अकाउंट में भी तो रख सकता था ना, क्यों नहीं रख सकता, नहीं टैक्स देने के बाद इसके अकाउंट में पैसा बचा है ना इसके पास, दैट इज पैसा। प्रॉफिट बोला 1 लाख सीआर, मतलब क्या हो गया, प्रॉफिट उसके बाद बैठा है, बराबर। तो अगर ऐसा होता है तो इससे ये रिप्रेजेंट करता है कि कंपनी के पास कैश पड़ा हुआ है, कंपनी के पास खुद का कोई फ्यूचर प्लान नहीं है, कंपनी को ये खुद नहीं समझ में आ रहा कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट करो, ठीक है। कॉन्फिडेंस लो शो करता है फर्स्ट। सेकेंड, ये भी रिप्रेजेंट करता है, ये एक्चुअली सिलेबस में नहीं है, कंपनी का पीई रेशियो ये सिलेबस से नहीं है, वो डाउन होता है। इन शॉर्ट ये बोलो, कंपनी का प्राइस गिरता है, शेयर का प्राइस गिरेगा तो वैल्यूएशन कम होगा, कंपनी की वैल्यू कम होता है, इसलिए कंपनी कैश भी अकाउंट में नहीं रख सकता। ये सबसे बड़ा रीज़न है बाय बैक ऑफ शेयर्स करने का, ठीक है, विच इज़ नॉट इन द सिलेबस। देखो अभी समझ जाएगा। बाय बैक मीन्स व्हेन अ कंपनी परचेस इट्स ओन शेयर्स और other specified securities at a price higher than its market price, समझा। कंपनी कैन बाय बैक शेयर्स फ्रॉम किधर से, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स और ऑन अ प्रोपोर्शनेट बेसिस ऑफ देयर शेयर होल्डिंग, समझा। प्रोपोर्शनेट बेसिस मतलब समझा ना, वहाँ पे भी क्या आएगा, प्रोपोर्शन में। मैंने बोला जैसे कि 5:1 या फिर 1:5, ठीक है, जिसके पास 5 है वो एक क्या कर सकता है, मुझे शेयर्स दे सकता है प्रोपोर्शनेट में।
ओपन मार्केट समझा ना, किसी से भी, या फिर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हु वेयर इश्यूज ईसॉस और स्वेट इक्विटी शेयर्स, तो जिनको मैंने ईसॉस या फिर सेट इक्विटी शेयर्स इशू किया था उनसे भी क्या कर सकता हूँ मैं, शेयर्स को क्या कर सकता हूँ, बाय बैक. Company can buy back its shares only when it has a sufficient balance in free reserve, securities premium account and proceeds of issue of any other shares. Companies go for buyback of shares for various reasons such as return, क्या लिखा है, surplus cash to its shareholders. सरप्लस मतलब एक्स्ट्रा ना, जो अमाउंट की कोई यूज में नहीं है, दैट इज सरप्लस अमाउंट. और सेफ गार्ड कंपनी अगेंस्ट अनवेलकम टेक ओवर बिड्स. समझा, कंपनीज के हो सकता है कि मान लो शेयर्स एक उसका खुद का जो प्रमोटर्स है उसका परसेंटेज कम हो, तो ऐसा ना हो कि फ्यूचर में क्या हो, बिडिंग हो, 10 लोग मेरे अगेंस्ट खड़ा हो जाए, किन लोग ने बिडिंग करके इन्होंने मेरे शेयर्स क्या किया, खरीद लिया, तो मेरा परसेंटेज कम होएगा, तो मेरे वजह से मुझे ही खुद को थ्रेट है, तो क्या करता हूँ, मेरे शेयर्स वापस खरीदता हूँ, मेरा परसेंटेज स्टेक बढ़ाता हूँ, तो मेरा कंपनी में मेरा स्टेक ज़्यादा है तो मतलब मैं पावरफुल हूँ. सिंपल सा स्टेक पे डिपेंड करता है. गो थ्रू कर लो, डाउट है.